मंत्री अमित शाह ने इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। अमित शाह 2 दिनों के दौरे पर जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि पिछले 10 साल में राज्य में विकास हुआ है और हो रहा है। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का है, था और रहेगा। आज आर्टिकल 370 और 35 से बीते दौर की बात बन गई है। ये सब प्रधानमंत्री मोदी के ताकतवर फैसले के कारण संभव हुआ है। आर्टिकल 370 इतिहास बन गया है, इसे कभी नहीं आने देंगे। अमित शाह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा है कि आर्टिकल 370 की परछाई में अलगाववाद, हुर्रियत जैसे संगठन और उनके लिए नतमस्तक होती सरकारें रही हैं। अमित शाह ने संकल्प पत्र में कई वादे किए हैं। आजादी के समय से हमारी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर का ये भूभाग बहुत महत्वपूर्ण रहा है और आजादी के समय से ही हमने इस भूभाग को हमेशा भारत के साथ जोड़े रखने के लिए बहुत प्रयास किए। पंडित प्रेमनाथ डोगरा के आंदोलन से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत तक ये पूरा संघर्ष पहले भारतीय जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया, क्योंकि हमारी पार्टी मानती है कि जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा है और रहेगा, इसमें कभी कोई संशय नहीं रहा। मगर कई साल हो गए, 2014 तक जम्मू कश्मीर पर हमेशा अलगाववाद की परछाई रही, आतंकवाद की परछाई रही। अलग अलग स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर जम्मू कश्मीर को अस्थिर करते रहे और सभी सरकारों ने एक प्रकार से अपीसमेंट की पॉलिसी से जम्मू कश्मीर को डील किया। 2014 से लेकर 2024 का ये कालखंड, जब भी जम्मू कश्मीर और भारत का इतिहास लिखा जाएगा, जम्मू कश्मीर के लिए स्वर्णिम अक्षरों से अंकित किया जाएगा, ऐसा मेरा बहुत स्पष्ट मानना है। ये 10 साल जम्मू कश्मीर के लिए शांति और विकास के 10 साल रहे, सुशासन के 10 साल रहे हैं। ये 10 साल में मैक्सिमम टेररिज्म की जगह मैक्सिमम टूरिज्म पर शिफ्ट हुआ है। ये 10 साल सुख और समृद्धि का रास्ता प्रशस्त करने वाले रहे हैं और ये 10 साल जम्मू कश्मीर के मूल बासिंदों की संस्कृति को ताकत देने वाले ये 10 साल रहे हैं। एक जमाने में धारा 370 की परछाई में यहां पर अलगाववादियों की मांगे, हुर्रियत जैसे संगठन और हुर्रियत जैसे संगठनों के नतमस्तक होती हुई सरकारें हमने देखी थी। ये 10 साल के अंदर आज धारा 370 और 35A पास्ट बन गया है, वो हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। इसका पूरे भारत और जम्मू कश्मीर की जनता को आनंद है। यहां जो शांति, विकास और सामाजिक न्याय जमीन पर उतरने का काम हुआ है, इसका मूल कारण नरेंद्र मोदी जी का एक ऐतिहासिक फैसला 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त करने का। चलिए अब देश का सवाल में कुछ बड़े सवालों की बात कर लेते हैं, जहां पर क्या जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर पहला दांव चल दिया है? क्या बीजेपी अकेले कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को टक्कर दे पाएगी? बीजेपी को आर्टिकल 370 हटाने और केंद्र शासित राज्य बनाने का कितना फायदा मिलेगा? क्या कांग्रेस के पूर्ण राज्य बनाने के चुनावी वादे से बीजेपी को नुकसान होगा? ऐसे तमाम बड़े सवाल हैं जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। खास मेहमान का आपसे परिचय करा देती हूँ। विजय शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता आगे हमारे साथ जुड़ेंगे। इफ्रा जान प्रवक्ता JKNC हमारे साथ जुड़ गए हैं। एडवोकेट शेख माजिद नेता PDP हमारे साथ जुड़ेंगे।
सुशील वकील, वरिष्ठ पत्रकार जम्मू कश्मीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले विजय शर्मा जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, जो घोषणा पत्र है जिसमें 25 बड़ी बातें हैं, इन पर आप क्या कहेंगे और क्या हैं ये बड़ी बातें बीजेपी की घोषणा पत्र की? देखिए, आज जम्मू कश्मीर के लिए खुशी का दिन है, उनके लिए दूसरी दीपावली जैसा दिन है। वहाँ के लोगों के लिए, चाहे बकरवाल हों, गुर्जर हों, महिला हों, युवा हों और विकलांग हों, पहाड़ी हों, हर किसी के लिए हमारे माननीय जो अमित शाह जी हैं, होम मिनिस्टर साहब, उन्होंने इतनी बड़ी घोषणाएं नहीं, संकल्प पत्र जारी किया है। ये घोषणा पत्र तो कांग्रेस के लिए होता है कि वो कुछ भी लिख देते हैं, हमारे लिए घोषणा पत्र नहीं, ये संकल्प पत्र होता है। तो इसमें हमने हर वर्ग का ध्यान रखा है और किस तरह से रखा और किस तरह से हम उसको पूरा करेंगे, मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ। देखिए, किस तरह से हमारी जो सांस्कृतिक विरासत थी उसको नष्ट करने की कोशिश की गई, उसमें हम 1000 मंदिरों का उनका जीर्णोद्धार करवाएंगे। किश्तवाड़ में हम आयुष हर्बल प्लांट। ठीक है, आप अपनी विजय शर्मा जी, आप अपनी बात पूरी करिएगा, आपको रोकना चाहूंगी। रविंद्र रैना क्या कुछ करेंगे पर जरा वो सुन लेते हैं। कश्मीर में कार्य करेगी। कोई बात नहीं। सर चलते शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। विजय शर्मा जी, आप अपनी बात पूरी करिए। जी, तो देखिए किस तरह से 18,000 रुपए हम महिलाओं को देंगे, किस तरह से 1,000 से 3,000 रुपए हमने जो पेंशन है वृद्धावस्था की, विकलांगों की, वो कर दी है हमने। और किस तरह से हम 10,000 रुपए जो यूपीएससी में बच्चे जाते हैं उनको देंगे हम, ताकि वो अपनी ट्यूशन या किसी तरह की कोचिंग ले सकें। 3,000 रुपए हम उनको यातायात के लिए देंगे। उसके अलावा SCZ बनाएंगे हम, जम्मू में अलग, कश्मीर में अलग। वो हमारा एक उसके ऊपर फोकस होगा। 5 मरला जमीन जिन भूमिहीनों को देंगे और मकान भी बना के देंगे हम उनके साथ लोगों को। इसके अलावा हम जो गुलमर्ग है वहां पर और एक दूसरा जो शहर है वहां पे हम पर्यटन के लिए विश्व स्तर पर याद करता हूँ, मैं 3 बार यहाँ से जीत के पार्लियामेंट का मेंबर गया, मैं 1 बार यहाँ से MLA गया हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा और गांधरबल के लोगों की अगर ये चाहत रही तो इंशाल्लाह इस बार फिर मुझे यहाँ से MLA के तौर पे भेजेंगे। And who do you see your nearest rival? कहाँ पे? तो छोड़िए ना, वो देखी जाएगी, जब वोट गिने जाएंगे पता चल जाएगा कौन है। पुलिस को तो सुना था आपके पीछे कैदियों को छोड़ा गया, इसकी वजाहत कीजिए। ना अब उस पर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। अब पीडीपी और बीजेपी ने तनकीद की है, जो लाल सिंह है, चौधरी लाल सिंह, उनको स्टार कैंपेनर बना गया। तो आप ये कांग्रेस से पूछिए ना, ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? कांग्रेस तो आपकी अलायंस पार्टी। वो ठीक है ना, लेकिन आप Congress is not answerable for what National Conference says. Now it would be unfair. You'll ask the Congress to explain our manifesto. How is that fair? I am responsible for the decisions the National Conference takes. Congress is responsible for its own decisions. कहाँ पे देख रहे हैं गांधरबल में? देखिए, उमर अब्दुल्ला को आपने सुना, क्या कुछ उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो है वो अलायंस है इस विधानसभा चुनाव में। हमारे साथ तमाम प्रवक्ता बने हुए हैं बीजेपी कांग्रेस। विजय शर्मा जी, एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि आप अपनी जो बड़ी बातें बता रहे हैं संकल्प पत्र की, वो बात पूरी करिए। जी, तो मैं बताना चाह रहा था कि हम 1000 मंदिरों का जीर्णोद्धार कराएंगे। उधमपुर और किश्तवाड़ में आयुष हर्बल पार्क बनाएंगे। 18,000 महिलाओं को हर साल देंगे, जो भी परिवार की एक महिला को। टैबलेट हम युवाओं को देंगे। 5 मरला जमीन हम भूमिहीनों को देंगे, उसमें मकान भी बना के देंगे हम। और जम्मू में रिवर फ्रंट बनाएंगे, जैसे हमने अहमदाबाद में बनाया था। 1000 सीटें हम मेडिकल कॉलेजों में बनाएंगे। बच्चे जो MBBS के लिए जाते हैं, 10,000 रुपए हम कोचिंग के लिए देंगे युवाओं को UPSC में, ताकि हो जा सके। 3,000 उनको हम यातायात के लिए देंगे। और बुजुर्ग दिव्यांगों के लिए हम 1,000 से 3,000 रुपए करने जा रहे हैं। और 5 लाख नए रोजगार बनाएंगे हम। और 2 सिलेंडर फ्री देंगे हम उज्ज्वला योजना के तहत। अग्निवीरों को 20% हम देंगे आरक्षण इसके अंदर। और SCZ जो इकोनॉमिक उसके तहत होते हैं, वो जम्मू और कश्मीर वैली में दोनों जगह बनाएंगे हम। तो इस तरह से हम जो बड़ी बड़ी बातें हैं
वो सारी करने जा रहे हैं ताकि आम लोगों को सुरक्षा मिल सके। और जो आरक्षण है गुजरों का, बकरवालों का, पहाड़ियों का, वो हम छीनने नहीं देंगे, उनका पूरा ध्यान रखेंगे। उमर अब्दुल्ला जी, उनके फादर साहब जो छीनना चाहते हैं उनसे हम छीनने नहीं देंगे। तो इस तरह से विकास की जो गंगा है वो बहेगी जम्मू कश्मीर के अंदर। आपने देखा होगा कि 2 करोड़ से अधिक पर्यटक इस साल जम्मू कश्मीर के अंदर आए हैं और हमने किस तरह से 59 नए कॉलेज खोले हैं जम्मू और कश्मीर वैली में हमने 30 नए खोले हैं, 29 हमने जम्मू संभाग में खोले हैं। तो इस तरह से हम जो है वहां के लोगों के लिए, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक देशद्रोही कहूंगा मैं, तो वो देशद्रोही वो था जो मैनिफेस्टो जारी किया था, घोषणा पत्र किया था, तो उस पे न जाएंगे हम। तो देश को एकजुट करने वाली, विकास की धारा बहाने वाली हम जो बातें कर रहे हैं, और ये हमारा संकल्प पत्र है, हम 5 साल में ये पूरा करके चलिए, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के और प्रवक्ता एक बड़ी बात रह गई, हाँ, हम जम्मू और कश्मीर के अंदर मेट्रो भी चलाएंगे, मेट्रो का काम भी हम करेंगे 3 साल के अंदर। ठीक है जी। सुशील वकील, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील वकील साहब, मैं चाहूंगी कि देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का घोषणा पत्र पहले आ चुका है और आज बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र जारी किया गया है। दोनों ही, अगर आप घोषणा पत्र और संकल्प पत्र को देखें तो क्या कहेंगे? देखिए, जो अमित शाह जी ने आज संकल्प पत्र जम्मू में यह जारी किया, उसमें तो जो स्कीम और ये फायदे हैं उसकी पुछाड़ कर दी। इस हिसाब से इन्होंने अपने ये रखे जिसमें संकल्प पत्र में वादे किए हैं, उस हिसाब से तो सारे जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको वोट ही नहीं को देना चाहिए। दूसरी साइड से इन्होंने डेवलपमेंट कही है, विकास कहा, या इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का 25-30 वादे जो किए हैं, अच्छी चीज़ है। और इसके आगे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस वगैरह ने इकट्ठे कर दिया, जो उन्होंने वो कर दिया कि टेररिस्ट को उनको रियायत की जाएगी, 2 फ्लैग 2 निशान नहीं होंगे, दोबारा से होंगे, स्टेट कोड देंगे, 370 को रिवर्ट करेंगे, पाकिस्तान के साथ बात कराएंगे, टेररिस्ट को जो ये छोटे मामले में उनको रिलीज कर देंगे। ये तो एक हो गया नेशनलिज्म वर्सेस सेपरेटिज्म टाइप का। यहाँ की बीजेपी सारी बातें डेवलपमेंट और विकास की बात कर रहे हैं, उस हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जो है वो तो सारे उस पॉलिटिकल टाइप के हैं कि हम ये आज़ादी देंगे, स्टेटहुड वगैरह देंगे। उस हिसाब से यह जो अमित शाह जी ने यह अपना आज मैनिफेस्टो ये कर दिया क्लियर, उससे बड़ा ये चीज़ डेवलप, स्टेट तो डेवलप हो ही जाएगा कि पिछले 10 साल से भी बहुत डेवलप हो गया। 2 साल में उन्होंने कहा कि हम इसको जन्नत बनाएंगे, बाकी स्टेटों के साथ कम्पीट करेगा, ठीक बात है। लेकिन एक चीज़ है, इसका जो असर रहेगा, इसका असर जो है जम्मू में ज़्यादा रहेगा, कश्मीर में बहुत कम रहेगा, मिनिमल। कि वहाँ का क्या चीज़ है, उन लोगों के बचपन से पट्टी पढ़ाई गई है कि हमें भारत सरकार सुप्रस्त कर रहा है, भारत सरकार हमारे से जाति कर रहा है, बाइजे कर रहा है, उस हिसाब से जो उनकी पट्टी पढ़ाई गई, इन बातों से उनका फायदा नहीं, उनको उन पर असर नहीं पड़ेगा। कुछ लोगों पे असर होगा, वो वोट देंगे, लेकिन ज्यादातर वोट नहीं देंगे, क्योंकि उनको वही जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस वगैरह ने फिर दोबारा से पट्टी पढ़ाई, आपको ऑटोनॉमी देंगे, जो आप चाहेंगे वही करेंगे, उस चीज के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब देख लीजिए जम्मू रीजन में पिछली बार 11 में से 9 सीटें आई थी जम्मू में, लेकिन इस बार जम्मू के लोगों में भी कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो बीजेपी के साथ खुश नहीं है। हालांकि डेवलप जम्मू भी हो गया, डेवलपमेंट जम्मू में भी हो गया, जैसे उन्होंने कहा पीर पंचाल रेंज में हम टूरिज्म हब वगैरह बनाएंगे, उससे जम्मू में ज़्यादा बढ़ावा हो जाएगा। जैसे लोग पहलगाम, गुलमर्ग जाते हैं, अगर जी पीर पंचाल में भी एक और टूरिस्ट स्पॉट बनता है तो उनको जम्मू वालों को भी काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि आज पिछले 17 साल से जम्मू और लद्दाख जो रीजन है उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने दबा के रखा था। जो 70% 80% पे एनुअल प्लान आउटले होता था, 70% कश्मीर में खर्चा ही जाता था, 20% जम्मू में और 10% लद्दाख में। लेकिन इससे क्या होगा, इससे जो अगर इसी अमित शाह जी के संकल्प पत्र के हिसाब से जाएंगे, जम्मू भी डेवलप हो जाएगा। खाली जम्मू नहीं, जो बाकी रीजन जैसे कश्तवाड़ में यह हर्बल पार्क बनेगा, दूसरे साइडों पर यह बनेगा, और जो इन्होंने कहा कि हम इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी हम बढ़ा देंगे, जम्मू में भी SEZ, कश्मीर में भी बना देंगे, ITI बना देंगे, टूरिज्म डेवलपमेंट में काफ़ी बढ़ावा हो जाएगा। ये बहुत सारे बात है, 3 डेवलपमेंट बढ़ा देंगे, उसके बाद 7,000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को और भी पैकेज वगैरह देंगे, या बच्चा लोगों को ये लैपटॉप देंगे,
विधवा वगैरह जो पेंशन लेते हैं, विकलांग वगैरह, उनको 18,000 साल का बढ़ा देंगे। बहुत सारे उन्होंने दे दिए वादे, लेकिन जम्मू में इसका फायदा निकलेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, मैं इस पर जवाब लूंगी विजय जी से। यहाँ तक कि कश्मीरी पंडित भी इस बार बीजेपी से नाराज है। आज तक जितने भी बीजेपी के मैनिफेस्टो आ गए, उसमें पहले भी जगह होता था कश्मीर पंडितों को पूर्ण निवास करेंगे। आज तक ये साल में नहीं किया, इस बार भी कोई उनके साथ वादा नहीं किया गया। उनके 2 कैंडिडेट है, उनका जीतना भी इसी वजह से मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो इसमें है बहुत सारी स्कीम्स दे दिए, और वो आगे, अगर वो अमित शाह जी ने भी कहा, अगर हमारे को लोग वोट देंगे, हमारी सरकार आएगी फिर, और लोग अभी क्या वोट देंगे इस पर मैं विजय जी से जवाब लूंगी, लेकिन हमारे साथ एडवोकेट शेख माजिद तेता पीडीपी भी जुड़ गए हैं। मैं चाहूंगी उनका भी एक बार कमेंट इस चर्चा में शामिल कर लिया जाए। कैसे देख रहे हैं शेख माजिद जी, क्योंकि 2014 में आप दोनों की ही गठबंधन की सरकार थी, लगभग 1.5-2 साल वो 18 महीने सरकार चली और 28 सीटें पीडीपी ने 2014 में जीती थी। इस बार आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या आसार लग रहे हैं? अभी हाल ही में लोकसभा का नतीजा सामने आया है। जहां तक हालात यहाँ के हैं जम्मू कश्मीर के इस वक्त, उसमें ये लग रहा है कि पीडीपी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होगा जो भी गवर्नमेंट फॉर्मुलेट होती है, क्योंकि कोई भी पार्टी दावा नहीं कर सकती है कि यहाँ कोई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी किसी पार्टी को आएगी, या किसी भी वो जो जॉइंट वेंचर किया गया है या करते हैं। तो will have a major role in formulation of the government of either of the party. There will be a good number in favor of the People's Democratic Party, though I cannot claim वो ज्यादा नहीं कर सकता हूँ जैसे पहले हुआ करता था, या बहुत ज्यादा नहीं कर सकता। तो प्रॉब्लम ये यहाँ का जो जम्मू कश्मीर का जो मैंडेट है इस वक्त, वो बहुत सारी पार्टियों, उससे ये फर्क पड़ता है कि जम्मू कश्मीर में जो भी गवर्नमेंट बनेगी, तो वो जो भी गवर्नमेंट आएगी वो बहुत सारी पार्टियों की होगी और एक ही पार्टी की नहीं होगी। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों का कॉन्फिडेंस जो लूज कर गया था 2019 से पहले टूट गई थी, तो उस वक्त थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी जो पीडीपी के हक में नहीं जा रहा था, तो वो एंटी इनकम्बेंसी जो थी, तो उसका एक नुकसान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को वेरी गुड इससे ना वो क्या कहते हैं ना, वो दे हैव अंडरस्टूड द एफर्ट्स ऑफ द पार्टी प्रेसिडेंट मिस महबूबा मुफ्ती, एंड इंशाल्लाह इट विल बी बेटर रिजल्ट इन फेवर ऑफ द पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, विजय शर्मा जी, जिन बातों का जिक्र सुशील वकील जी की तरफ से किया गया, उन्होंने कहा कि ये जो संकल्प पत्र है वो जम्मू के लिए तो ठीक है, लेकिन कश्मीर के लोगों के लिए आप क्या करेंगे, और कश्मीरी पंडितों की नाराजगी को आप लोग कैसे दूर करेंगे? ये तमाम बड़ी चुनौतियां हैं। अनन्या जी, देखिए, कश्मीर हो, जम्मू हो, वैली हो, उधमपुर हो, किश्तवाड़ हो, कोई भी क्षेत्र हो, गरीब गरीब होता है। तो इसलिए ये सारी जो योजनाएं हैं, ये सारे गरीबों के लिए है। अगर किसी के पास जमीन नहीं है, भूमिहीन है, तो वो चाहे कश्मीर वैली का है, चाहे जम्मू संभाग का है, कहीं का भी उसको मकान भी मिलेगा और उसको जमीन भी मिलेगी। 10,000 रुपए जो युवा है वो कश्मीर वैली का हो या जम्मू का हो, उसको मिलेंगे। 3,000 उनको भी मिलेंगे। 18,000 रुपए महिलाओं को एक साल में, परिवार की एक को, चाहे वो जम्मू संभाग की हो चाहे कश्मीर वैली की हो, सबको मिलेंगे। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, जो ये हमने संकल्प पत्र जारी किया है, बड़े सोच समझ के किया है, हर तबके को लेके किया है। समाज का कोई भी तबका छूट ना जाए, कोई भी कहीं किसी तरह से रह ना जाए, सबके लिए जारी किया। और वो जारी किया है जिसको हम लागू कर सके। ऐसा ना हो घोषणा पत्र जैसे आपने अभी देखा होगा किस तरह से हिमाचल प्रदेश में सैलरी रोकनी पड़ रही है, कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है, वहाँ के एमएलए विधायकों की सैलरी रोकी जा रही है। तो हम ऐसा कोई काम नहीं करते, हम साथ में विकास भी करेंगे। लेकिन सवाल इसलिए उठ रहा है विजय जी
सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा के जब नतीजे सामने आए हैं तो कश्मीर में आप लोगों ने कैंडिडेट तक नहीं उतारा था, आप लोग चुनाव भी नहीं लड़े थे कश्मीर में। हालांकि अब विधानसभा चुनाव में तो कैंडिडेट आप लोग उतारेंगे, लेकिन यही सबसे बड़ी चुनौती है कि वहाँ की आइडियोलॉजी, वहाँ के लोगों की आइडियोलॉजी एकदम अलग है, जिस तरह से सुशील वकील जी भी कह रहे हैं। तो ये कश्मीर के लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे अगर आपकी सरकार बनती है? और दूसरा मैं चाहूंगी कि शेख माजिद जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं कि हम एक बड़ी भूमिका में हमारी पार्टी रहेगी, और पिछले साल, माफ कीजिएगा, जब 2014 में आप लोगों की सरकार बनी थी तो अलायंस था, 25 सीटें आपको मिली थी और मुझे लगता है कि 28 सीटें पीडीपी को मिली थी। हालांकि अब 90 सीटें हो गई हैं, पहले 87 सीटें थी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए अनन्या जी, बात यह है कि इसको इस तरह से ना देखा जाए। किसी भी हम जाति, धर्म, लिंग किसी में भेद नहीं करते। हमारे लिए जनता है और जनता हमारे लिए सर्वोपरि है। तो हमने कश्मीर के लिए भी और हमने जम्मू के लिए भी, सबके लिए बराबर घोषणाएं की हैं। जितने भी हमने संकल्प पत्र जारी किया है, वो अगर महिला है तो वो महिला कश्मीर की भी है, वैली की भी है और जम्मू संभाग की भी है। जहां तक कश्मीर पंडितों की बात है तो हम उनको मुख्य धारा में लाएंगे। आप बताइए किस तरह से वहां पत्थरबाजी होती थी, आज आप देखते हो वहां कितने शांति से आप घूमते हो। किस तरह से कांग्रेस के लोग वहां अठेली खेलते हैं, आप सोच सकते थे? आप बताइए, लाल चौक के ऊपर झंडा फहरा सकते थे? कितना शान से आज मेरा तिरंगा फहरता है वहां पे। किस तरह से वहां पे जन्माष्टमी की झांकियां निकलती हैं। तो ये बदलाव लोगों को नजर नहीं आता क्या? कैसे वहां विश्व की सबसे ऊंची रेल लाइन चिनाब नदी पे जो एफएल टावर से सुशील जी बोलिएगा, वो निकलती है। तो आप देखिए, हम काम कर रहे हैं। जो जहां तक आपने लोकसभा की बात की थी, देखिए एक चुनावी रणनीति होती है और कई बार क्या है, हमें राष्ट्र के लिए कई ऐसे कड़े फैसले लेने पड़ते हैं जिसके लिए हमें तत्कालिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो हम उठाने के लिए तैयार हैं। हम देश के लिए, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, पार्टी बाद में हमारे लिए। इनके लिए परिवार प्रथम है, उसके बाद में इनके लिए पार्टी प्रथम है, फिर इनके लिए कहीं राष्ट्र आता है। और राष्ट्र की तो बात ही नहीं करते। इनकी तो आपने भाषा सुनी होगी कि तिरंगा लेके अगर के हाथ को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो इनसे क्या मैच करना है? इनके आप मैनिफेस्टो पढ़िए एनसी का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, किस तरह से पाकिस्तान से बात करेंगे, आतंकवादियों को छोड़ेंगे और ना जाने कैसी कैसी 370 की को बहाल करेंगे। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता जब जोड़ेंगे तब हम उनसे इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सुशील जी कुछ कहना चाहते हैं। सुशील जी बोलिए। मैं विजय जी से कहना चाहता हूँ, ये जो कह रहे हैं कश्मीरी पंडितों को इस बार उनके लिए भी कर लेंगे, विजय जी को बता दीजिए, जब भी लोकसभा इलेक्शन हुआ है, स्टेट असेंबली इलेक्शन हुआ है, हर बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये दर्शाया जाता था, अगर हमारी सरकार आएगी तो कश्मीरी पंडितों को वहां सेटल वापस कर लेंगे। 35 साल हो गए, आज तक कभी नहीं किया उन्होंने। आज उन्हें 2 कश्मीरी पंडितों को कश्मीर रीजन में सीट दे दी। क्या ये इनको लग रहा है कि कश्मीर के पंडित बेवकूफ इतने हैं कि वो इनको सीए या इनके या जो आज अपना घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी कर दिया, कश्मीरी पंडित तो उसके बहकावे में इसमें आ जाएंगे लालसे में? एक तो एक चीज, दूसरा बड़ा कारण है, पहले जम्मू रीजन में बीजेपी को 100% वोट्स मिलते थे, 11 में 9 सीटें मिलना एक बड़ा अच्छा चीज था। लेकिन इस बार जम्मू में भी बगावत हो गई बीजेपी में। बड़ा कि इस तरह दूसरा कारण बड़ा ये चीज है इसके पीछे जाने का, कि जो ये बाकी पार्टी से लोग लाते हैं, जो करप्ट लोग भी हो, कोई भी लोग, जैसे इनका जम्मू से लाल सिंह वगैरह लाए उन्होंने पार्टी में, उसके खिलाफ बहुत सारे केस लगे हैं। जम्मू में कुछ लोग हैं जो बीजेपी से नाराज नहीं हुए, जो बीजेपी से नाराज है। यहाँ तक कि जब बीजेपी ने पहले 44 लोगों का लिस्ट निकाला, वो बीजेपी को क्यों वापस लेना पड़ा? आज 3:30 बजे मैनिफेस्टो रिलीज करना था, क्यों इतना लेट मैनिफेस्टो आज इन्होंने रिलीज कर दिया? जम्मू में भी इस बार को बहुत सारे सेक्शन जो लोग थे वो खुश नहीं है, इसलिए बीजेपी को इस बार थोड़ा बहुत जम्मू कश्मीर में और पिछली बार की जगह और भी मेरे को लग रहा है झटका लगना है। इतना ही नहीं कि हरियाणा में भी इलेक्शन आने वाले, हरियाणा में भी इस बार वही बगावत हो रही है। आपने सुना होगा हरियाणा में भी कम 3-4 जो मंत्री वगैरह है वो इनसे बीजेपी से इस्तीफा देके खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, या कुछ कांग्रेस में जा रहे हैं। इसलिए ये जो कह रहे हैं बीजेपी कश्मीर ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारे लोग मेरे को लग रहा है कि इनके इसमें बहकावे में नहीं आएंगे। लेकिन एक चीज है फिर भी, क्योंकि 10 साल से हमने विटनेस किया है, इसमें कोई शक नहीं है, दफा आर्टिकल 370 और 35A हटाने के बाद
एकदम कश्मीर में डेवलपमेंट हुई। बहुत सारे कश्मीर में लोग ऐसे भी है लेकिन जो बहुत खुश है, जो बीजेपी के सपोर्टर पे, लेकिन जहाँ वो जब उनका अपना धर्म आता है, जब उनको अपना वो फीलिंग्स आते हैं, उस टाइम वो पीछे हटते हैं। इसलिए लग रहा है कि बीजेपी के लिए कश्मीर रीजन में थोड़ी बहुत मुश्किल आएगी। जम्मू में भी क्योंकि बहुत सारे लोग जो नेशनलिस्ट टाइप के होते हैं उनका मतलब वोट पड़ेगा, लेकिन वो जो पहले हाल था वो इस बार नहीं होने वाला है। ठीक है, अब जवाब दीजिए विजय जी इस पर। देखिए सुशील जी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जितनी भी किसी तरह की कोई पूर्वाग्रह से आप ग्रसित हो, आप चिंता मत कीजिए। हमारी पार्टी वहां मेजोरिटी में आएगी, और चाहे कश्मीरी पंडित हों, वंचित हों, शोषित हों, जो आपने खुद कहा है कि 370 हटा के हमने वहां न्याय देने का काम किया है। जो हमारे वाल्मीकि भाई दशकों से वहां सेवा कर रहे थे, उनको आरक्षण आज तक नहीं मिला था, उनको 370-35 से हटा के हमने आरक्षण देने का काम किया है। और निश्चित तौर पर हम हर तरह से कश्मीरी पंडितों के साथ खड़े हैं, नॉर्मलसी ला चुके हैं हम, और भी हम जितने भी विकास कार्य हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। और आपको मैं आश्वस्त करता हूं यहाँ इनके चैनल के माध्यम से कि हम कहीं भी विकास में कमी नहीं छोड़ेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे। और आप हमें एक मौका दीजिए, कश्मीर में एक मौका, क्योंकि अभी तक बीजेपी की वहाँ किसी भी तरह से अपने दम पर सरकार नहीं आई है। अब हमारी सरकार आने जा रही है। किस आधार पर आपको ये लग रहा है, किस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि पीडीपी की तरफ से अभी ये कहा गया कि किसी की भी मेजॉरिटी में सरकार तो वहां नहीं आने वाली है, अलायंस से ही सरकार बनेगी? अनन्या जी देखिए, अभी इलेक्शन शुरू हुआ है। आज अभी हमारे माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी जो है लौह पुरुष है, वो उन्होंने जिस तरह से ये अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, संकल्प पत्र जारी किया है, वो एक झलकी है, झांकी है वो। अभी ट्रेलर तो अभी बाकी है। कश्मीर के लिए हमारे दिल में बहुत बड़ी जगह है। जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर हमारे दिल में बसता है। हम वहाँ के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील है। वहाँ हम विकास कार्य करेंगे, मुख्य धारा में जो हमने जोड़ने का काम किया है, दोबारा से हम वहाँ अलगाववाद में नहीं जाने देंगे। किसी के भी हम मंसूबे जो है पूरे नहीं होने देंगे। और मैं ये आश्वस्त करता हूँ जम्मू रीजन के सारे लोगों को कि भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आपका ध्यान रखा जाएगा, विकास कार्य किए जाएंगे, लेकिन आप थोड़ा धैर्य बना के रखें कि काम धीरे धीरे होते हैं। क्योंकि 70 साल से 2 परिवारों का राज रहा है ज्यादातर वहां पे, और इन्होंने किस तरह से लूट खसोट और उग्रवाद में, आपने देखा होगा किस तरह से फारूक अब्दुल्ला गोल्फ खेल रहे थे, कश्मीर जल रहा था, मेरी माता बहनों की इज्जत लूटी जा रही थी, घर लूटे जा रहे थे, जमीन लूटी जा रही थी। तो ये समय जो है वो हिसाब करने का आ गया है, और जनता जो है वो समझ चुकी है। कश्मीर की जनता जो है, उनकी जो है लाखों आंखें लाखों कान है, वो सब समझते हैं, समझदार है लोग। आज की डेट में कोई बहकावे में नहीं आता। उनको पता है हमने क्या काम करके दिखाए, और हम सरकार में आएंगे तो क्या करके दिखाएंगे हम। तो वो सुशील जी भी मान रहे हैं कि हमने विकास कार्य किए हैं और विकास कार्य करेंगे हम। तो वहाँ का युवा जब बेरोजगारी से बाहर आएगा, रोजगार मिलेगा, दिल्ली के साथ कनेक्ट होगा, देश के साथ कनेक्ट होगा। यहाँ बाबा साहब का जो संविधान है वो पूरी तरह से लागू जैसे हुआ है, उस तरह से जो है मुख्य धारा में शामिल होने के बाद में ये सब चीजें बेमानी हो जाएंगी। ठीक है जी। शेख माजिद साहब, मैं चाहूंगी जिन बातों का जिक्र विजय शर्मा जी कह रहे हैं, क्योंकि देखिए 10 साल बाद अब चुनाव हो रहे हैं, और इस बीच एक 370 हटा, जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि हम 370 वापस लाने का प्रयास करेंगे। हालांकि आज साफ कर दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने कि 370-35 से ये सिर्फ और सिर्फ इतिहास की बात है, कभी वापस नहीं आ सकता। और बीजेपी जो कह रही है कि हम मेजॉरिटी में इसलिए आएंगे क्योंकि इन 10 सालों में हमने विकास किया है, किस तरह से वहाँ पर टूरिज्म जो है वो बढ़ा है, स्टोन पल्टिंग पूरी तरह से खत्म हो गई है, युवा जो हैं वो रोजगार से जुड़ रहे हैं, और लगातार जिस तरह के वादे आज संकल्प पत्र में किए गए उसमें भी युवाओं को रोजगार से जोड़ने की बात कही गई है। देखिए जी, मैं एक बात बताऊंगा, अपने दोस्त ने, जो मेरे दोस्त ने बातें कही, कहना और पेपर पे कुछ दिखाना, इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट। होता वही है जो जमीन पे होता है। जो लोग महसूस करें उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। जो लोगों को आसाइशें पहुंचेंगी उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। पहली बात यह है कि बीजेपी ने जो ये अपना ये मैनिफेस्टो इशू किया, अब लोग इन चीजों में यकीन नहीं करते हैं, बिकॉज पीपल अंडरस्टैंड दैट एनी पार्टी who issues a manifesto is just to lure the people
उनको फेवर करें, शायद उन्हें लगे कल उनको उनके लिए कुछ हो सकता है। लेकिन हकीकत यह है जब गवर्नमेंट बनती है किसी भी पार्टी की, they don't adhere to what they have stated to the people. Actually आज तक जो 70 साल में लोगों ने ऑब्जर्व किया है ग्राउंड लेवल पे, वो चीजें जो है वो प्रैक्टिकली होती नहीं है। अब जहां तक मेरे दोस्त ने कहा कि यहाँ डेवलपमेंट हो गई है, बाकी चीजें हो गई हैं, जितनी इकोनॉमिक बदहाली, बेरोजगारी इन 10 सालों में हुई है जम्मू कश्मीर में, इतना कभी नहीं हुआ है। बिजनेस सेक्टर की जहां तक बात है, आप यहाँ आकर ग्राउंड पे देख लीजिए। देखिए टीवी पे बैठ के या कहीं सुन के कोई बात करना, यहाँ से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इनको बायोडाटा देते हैं कि भाई हमने ये काम किया है, और ये वो कागज लेके आते हैं और फिर टीवी पे चढ़ के वो बातें बोलते हैं। भाई जरा जमीन पे आओ ना, जमीन पे देखो ना, अगर जमीन पे कहीं इंप्लीमेंट हुआ है तो मैं मान लेता हूं ठीक हुआ है, फिर ठीक हुआ है। अगर जमीन पे वो चीजें है ही नहीं, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि अर्लियर व्हेनेवर इट वाज नॉट इन द विंटर में यहाँ बड़ी शॉर्टेज रहती थी बिजली की, और आज के दौर में देख ली उन दिनों कटौतियां होती रहती थी, लेकिन जो ही मौसम गर्मी शुरू होती थी तो यहाँ 24 घंटे बिजली रहती थी। आजकल तो शेड्यूल गर्मियों में भी चलता है। आप देख लीजिए जहां तक बिजली फीस की बात है, वो आसमान सर चाट के बोल रहा है। लोग कहते हैं कि हमें अब बिजली कनेक्शन, इस गरीब लोग जो हैं जिनकी इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो चुकी है, वो आप यहीं से जाके एप्लीकेशंस देते हैं डिपार्टमेंट को कि आप हमारा बिजली कनेक्शन काट लीजिए, हमें बिजली नहीं चाहिए क्योंकि हम बिजली फीस नहीं भर सकते हैं। अब जहां तक ये मैनिफेस्टो की बातें, ये कहने की बातें वही होती हैं जो फिर ग्राउंड पे इंप्लीमेंट होती हैं। लोगों लेकिन शेख माजिद साहब, आप क्या पिछले 10 साल में कोई बदलाव, कोई विकास जम्मू कश्मीर में नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि हम तमाम रिपोर्ट्स, आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद पूरी बात कंप्लीट करिएगा। हम तमाम रिपोर्ट्स देखते हैं, हम वहाँ के युवाओं को भी सुनते हैं, और कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो हमारे जरिए दिखाई गई, हमारे वहाँ संवाददाता ने हमें भेजी और ये बताया कि किस तरह से अब युवा जो हैं वो रोजगार से जुड़ रहे हैं, कैसे वहाँ पर विकास हुआ है। और पिछले 1 साल की अगर हम बात करें, पिछले साल 2023 से 24 तक रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट जो हैं वो जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये सब वहाँ के लोकल लोगों को, वहाँ के जो बिजनेस है उससे फ़ायदा, और टूरिज्म इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। देखिए ये एक पर्टिकुलर एरिया को होता है, जिस तरह की डेवलपमेंट ये बोलते हैं कि टूरिस्ट्स आ गए, ये सर्टन एरियाज हैं, उसमें यात्रियों को भी ये शामिल करते हैं। एक सर्टन एरिया है, वहां से पहुंचते हैं प्रॉपर श्रीनगर से सीधे सोनमर्ग पहुंचते हैं। कश्मीर सिर्फ श्रीनगर और सोनमर्ग नहीं है, कश्मीर सिर्फ श्रीनगर और पहलगाम नहीं है। कश्मीर बहुत बड़ी जगह है, उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, एक बहुत बड़ी दुनिया है। अगर इन्हें टूरिज्म सेक्टर को ही बढ़ावा देना है तो टूरिज्म डेस्टिनेशन उसको डेवलप करो ना पहले। अगर टूरिज्म सेक्टर को इन्हें बढ़ावा देना है हर मतलब पूरे कश्मीर वैली में, तो टूरिज्म के जो डेस्टिनेशंस हैं उनको डेवलप करो। कौन सा टूरिज्म डेस्टिनेशन आज तक डेवलप हुआ? अब सबसे बड़ी बात है, मेरे दोस्त ने कहा कि उन्होंने जो अपना इनका मैनिफेस्टो है, इन्होंने कहा कि हम 5 मरला जमीन देंगे। पहली बात यह है कि दे आर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी है, जो हमारे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज सोशलिस्ट रिपब्लिक दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और उसमें जहां तक लोगों की बात है, गवर्नमेंट हैज टू डू द जॉब टू सेटल द पीपल। और कहीं अगर किसी का घर नहीं है, उसको घर दे दो, उसको जगह दे दो, उसको बाकी चीजें दे दो। यहाँ तो बिल्डोजर लगा, जिनके पास कहीं कुछ नहीं है, छोटा सा घर उसने अपनी बड़ी मुसीबतों के साथ बनाया, उसमें बिल्डोजर लगा के उसको हटा दिया गया। मुझे बताइए क्या ये नहीं हो सकता था? एक सेकंड, बस एक सेकंड लूंगा। जहां तक हमारे पंडित भाइयों की बात कहेंगे, क्या कह रहे हैं कि हम उनको ले रहे हैं, कश्मीर बसाएंगे। जम्मू कश्मीर में तब तक कोई पंडित भाइयों को नहीं बसा सकता है जब तक न पंडित भाइयों को खुद वो अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके कश्मीर आएंगे। तब तक कोई ये गवर्नमेंट को कहे कि हम बसाएंगे उन्हें, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो सारा झूठ होगा। जब तक न पंडित भाई खुद तैयार होकर यहाँ आकर बसने के लिए तैयार हो जाएंगे, तब तक कोई गवर्नमेंट कहेगी हम ये पॉलिसी बनाएंगे, वो पॉलिसी बनाएंगे, दे कैन नॉट ब्रिंग देम हियर, क्योंकि उनको अपने आप को तैयार करना है, कॉन्फिडेंस लाना है और यहाँ के लोगों पर एतबार करके आना है। जहां तक इसकी बात है कि इन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत कुछ किया, क्या किया? यहाँ के जो भी रिसोर्सेज थे अर्निंग के, वो तो सारे ले गए।
यहाँ तक जो भी वो नदी नाले थे, यहाँ तो रेत तक वहां से बाहर से आकर लोग निकालते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स बाहर के लोगों के, जम्मू कश्मीर के लोगों के पास नहीं है, जहां वो अपने लिए कुछ रोजी कमाते हैं। कुछ भी नहीं है, जो भी है बाहर से आता है, यहाँ वो कॉन्ट्रैक्ट लेता है और लेता जाता है। जो कि जो भी यहाँ के लोगों के पास बचा हुआ है वो भी उनसे ले जाते हैं। चलिए विजय जी इस पर जवाब देंगे, लेकिन मैं चाहूंगी पहले सुशील जी अपनी बात पूरी कर लें। सुशील जी बोलिए। देखिए, जो माजिद शेख साहब बोल रहे हैं सारे नेगेटिव बातें बता रहे हैं। 2 करोड़ टूरिस्ट आ गए 2 साल 3 साल में। टूरिस्ट जो आते हैं 2 करोड़ टूरिस्ट आते हैं। हाउस बोट वाले को भी फायदा है, टैक्सी वाले को भी फायदा है, होटल वाले को भी फायदा है, जो आर्ट एंड क्राफ्ट बेचता है उसको फायदा है, जो ड्राई फ्रूट बेचता है उसको फायदा है, एप्पल वाले को फायदा है। ये जो पैसा आता है हर जगह पहुंच जाता है। इवन जो टूरिस्ट आते हैं वो भी पैसा खर्च के ही जाते हैं। इनका ये कहना नहीं एक ही जगह आता है, सोनमर्ग और पहलगाम, गुलबर्ग नहीं है, बाकी जगह नहीं है जहाँ का विजिटर जाता है। डल लेक में नहीं ठहरे, लाल चौक में नहीं ठहरते, बाकी इलाकों में नहीं ठहरते हैं। जो अमरनाथ यात्रा में 4-5 लाख लोग जाते हैं, घोड़े वाले वहाँ 5-6 हज़ार रुपये, उनके घरों में पैसा नहीं आता है। ये जो पिक्चर दे रहे हैं सारी नेगेटिव पिक्चर दे रहे हैं। आप देख लीजिए, इन्होंने बिजली की बात की कि लोग बिजली गुल हो जाती है, फिर लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं हमारे मीटर हटा दो। उसका माजिद साहब की मुख्य कारण जो है वो ये चीज़ है, पहले लोगों को वहाँ 200 या 100 रुपया दे के आदत पड़ी थी हीटर भी चलाना, 5-5 बल्ब भी चलाना और सारी चीज़ यूज करना। जब से गवर्नमेंट ने मीटर लगा देना शुरू कर दिया, लोगों को 2000-3000 रुपये बिल आ गया तो लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। ऐसे आप जो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास पावर्स नहीं है 5 मरला जमीन देने का, आप मुझे बता दीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP महबूबा मुफ्ती ने कैसे 2.5 लाख मरले लोगों को दिए थे, 2.5 लाख एकड़ लोगों में बांटे थे, जिनमें उनके रिश्तेदार है, जिनमें उनके पार्टी के नेता वगैरह, जो आजकल जिनसे गवर्नमेंट वो वापस ले रही है। ये जो आप कह रहे हैं कि यहाँ बाहर से आते हैं ठेकेदार, वो पैसा लूट के जाते हैं, यहाँ के लोगों का रोजगार नहीं है, वो नहीं है। आप वो देख रहे हैं जैसे आप मिडिवल एज में जा रहे हैं, स्टोन एज में जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा। आप बता दीजिए हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा 5 स्टार होटल है जहाँ कश्मीरी लोगों का ये नहीं है, शॉप नहीं है, शोरूम नहीं है। आप बता दीजिए कश्मीर इंडिया में कौन सा ऐसा प्रोफेशनल कॉलेज नहीं है जिसमें कश्मीरी बच्चे डॉक्टरी इंजीनियरिंग वगैरह नहीं करते हैं। ये जो आप नेगेटिव बातें कर रहे हैं ये नहीं है उनके पास, बच्चों के पास नौकरी नहीं है, यहाँ पर नहीं नौकरी तो है, नौकरियां क्यों नहीं है। अब आप चाहेंगे कि सरकार 5-10 लाख नौकरियां क्रिएट करके, वो पॉसिबल नहीं है। बाकी ठीक है शेख माजिद साहब, आप इस पर जवाब दीजिएगा, क्योंकि वाकई 10 साल में स्थितियां बहुत बदली हैं धरातल पर भी, और टूरिज्म के जरिए हम देख रहे हैं कि वहां पर लगातार विकास जो है वो हो रहा है। और बाकायदा आज बीजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र में ये कहा भी गया है कि कई ऐसे टूरिज्म स्पॉट हैं जिन्हें डेवलप किया जाएगा। विजय जी आप भी जवाब दीजिए इस पर, माजिद जी जो कह रहे थे। देखिए शेख माजिद जी को मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे अहमदाबाद में रिवर फ्रंट है ऐसे ही हम जम्मू में बनाएंगे, डल लेक है उसको विश्व स्तरीय बनाएंगे। और किस तरह से इन्होंने 2 करोड़ लोग आए और कहते हैं वो तो ऐसे ही आगे, बस एक जगह आगे चले गए, जैसे वो हवा में आए हवा में चले गए। उन्होंने ना टैक्सी की, ना रेस्टोरेंट में खाना खाया, ना पानी पिया, ना उन्होंने रूम लिए, ना उन्होंने कहीं से किसी तरह के कपड़े खरीदे, ना ड्राई फ्रूट खरीदे, ना फ्रूट खरीदे। भाई ये किस तरह की बात है? आप कैसी बात करना चाहते हो? आप बताइए मुझे कि कोशिश करके सरकार ने वहाँ नॉर्मल हालात बनाए हैं कि वहाँ लोग जा सकें। पहले वहाँ कोई जाता ही नहीं था। विकास की बातें करते हो आप, मैंने अभी आपको बता दिया 30 कॉलेज हमने कश्मीर वैली में खोले, 29 हमने जम्मू में खोले हैं। 2 एम्स है, एक जम्मू में एक कश्मीर में है, कश्मीर वैली में। तो आप कैसी बातें कर, चेनाब नदी के ऊपर अगर रेलवे लाइन शुरू होने जा रही है जो विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन है, तो इससे बड़ा क्या कहोगे आप? टनल बन रहे हैं, हम एक दूसरे से जोड़ने जा रहे हैं 6000 करोड़ के, और वहां पर रोड बनाने का काम हो रहा है और 10,000 रुपए हम देंगे ताकि वो कोचिंग ले सके, 3,000 उनको ट्रांसपोर्टेशन के भी देंगे ताकि वो प्रतिस्पर्धा में बराबर आ सके देश के अन्य छात्रों के साथ। तो आप ये बताइए, एक अच्छी पहल को आप कहते हो। सबसे बड़ी बात मुझे इनके ऊपर आती है कि ये सोचते हैं जैसा ये वैसे ही सारे लोग, क्योंकि ये घोषणा पत्र जारी करते हैं भूल जाते हैं। भैया हमारा घोषणा पत्र नहीं, हमारा संकल्प पत्र है। हमने लिख के दिया था 370 हटाएंगे, जिसके लिए आपका नेता कहती थी कि कोई हाथ नहीं लगा सकता। फारूक अब्दुल्ला जी कहते थे और हमने हटा के दिखाया। तो हम वो है जो हम कहते हैं वो करते हैं।
हम झूठे वादे नहीं करते, जो कर सकते हैं वो लिखते हैं हम। आप हमें मौका दिलवाइए, हम ये करके दिखाएंगे। तो जम्मू कश्मीर की जनता जो है अब वो भोली भाली नहीं रही। आपने बहुत ज्यादा उनको अलगाववाद में और किस तरह की उन्होंने पीड़ा झेली है पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है, और अभी भी आप उन बातों पे लगे हुए हो। अब तो कम से कम उस जनता के ऊपर रहम कीजिए कि उनको मुख्य धारा में जोड़ें, उन लोगों को रोजगार मिले, अच्छी जिंदगी जिए। आपने देखा होगा किस तरह से लड़कों को बहका कर पाकिस्तान भेजा जाता था और फिर वो गोली के शिकार होते थे, और फिर वहां से किस तरह से दंगे फसाद दुनिया भर के होते थे। आज वहां आम आदमी किस तरह से खुशी है। आप एक वहां युवा से बात तो करके देखिए, किसी युवा से पूछिए, वो कहते हैं ऐसी आजादी हमने पहले कभी देखी ही नहीं, जहां हमारा जीने की आजादी है, रहने के लिए। अब आपको आदत पड़ी हुई है भ्रष्टाचार की। आप चाहते हैं कि आपका एकाधिकार है भ्रष्टाचार के ऊपर, भाई वो नहीं चलने वाला। ये बीजेपी की सरकार है, ये सबके लिए समान है, किसी को चेक एंड बैलेंस रहेगा, जरूर रहेगा। सुशील जी ने भी बताया 2.5 लाख एकड़ जमीन के ऊपर आपने किसी ने नाजायज तरीके से कर ली। दूसरा, मैं आपको चुनौती देता हूं, आप मुझे आर्टिकल बताइए, कौन सा आर्टिकल है जो चुनी हुई सरकार को रोकता हो जमीन देने से। मेरे हरियाणा में कितने कितने मरला जमीन दी गई है, पंचायत की जमीन में से दी गई है। तो जमीन दे सकते हैं, चुनी हुई सरकार को सारे हक प्राप्त होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते हैं। तो हम वो, अब आप ये बताइए, आप तो वकील हैं, डालिए अभी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हमारे खिलाफ, अगर हम कोई गैर कानूनी बात कर रहे हैं तो भाई साहब, वकील साहब, आप तो जब आप खुद कह रहे हो कि आपने लिखवा रखा है कि आप एडवोकेट हैं, तो कम से कम देख तो लीजिए कि आप क्या बोल रहे हो। शेख माजिद जी, एक तो इस पर जवाब दीजिए, और दूसरा, अगर 1 करोड़ 2 करोड़ टूरिस्ट किसी स्टेट में पहुंच रहे हैं और जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट में, तो जाहिर सी बात है पूरी चेन जो कि इस टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़ी है, उस पूरी चेन को फायदा होगा। और आप सोचिए कि देश का कौन सा ऐसा शहर है और कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर इतनी बड़ी संख्या में पिछले 1 साल में टूरिस्ट पहुंचे हों। हाँ, पहली बात यह कि जहां तक ये मेरे दोस्त ने कहा कि मैंने कहा कि ये जमीन नहीं दे सकते हैं, शायद इन्होंने पूरी तरह बात ना समझी और ना इन्होंने सुनी, और या ये डिलिबरेटली उसको ट्विस्ट दे रहे हैं। मैंने ये बात कहा कि इन्होंने अपने संकल्प जिसमें पत्र जो बोलते हैं ये, उसमें इन्होंने कहा कि हम लोगों को जिनके पास घर नहीं है जमीन दे देंगे। मैंने ये कहा कि ये कहते हैं कि हम जमीन दे देंगे, लेकिन मुझे बताइए, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की है। वायलेशन इस तरह से की है क्योंकि स्टेट की ड्यूटी है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट के, उसमें स्टेट की ड्यूटी होती है कि वो अपने सिटीजन्स को रिहैबिलिटेट करके, या उन्हें जो भी मुश्किलात हैं, घर नहीं है घर दे दे, रोजगार नहीं है रोजगार दे दे, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके बाकी चीजों के लिए काम करे। लेकिन इन्होंने उसका उलट किया। अगर किसी ने कहीं पर घर बनाया था, बजाय इसके कि उसको कहते कि भाई आपने सरकारी जमीन गैर कानूनी तौर ले ली है, उससे बजाय इसके कि उसके घर को, जो भी उसकी सारी जिंदगी की जो कमाई थी उसने उस घर बनाने में लगाई थी, बजाय इसके कि उसकी सारी जिंदगी की कमाई को जमीन में जमीन में मिला दें, उससे कंपनसेशन ले सकते थे, कोई और तरीका कर सकते थे जिस किसी गरीब ने भी बनाया था। लेकिन मैंने ये कहीं नहीं कहा कि गवर्नमेंट दे नहीं सकती है। दे गेव इट अ ट्विस्ट, या इन्होंने मुझसे जो सुना वो गलत सुना, या जो परसेप्शन इन्होंने क्रिएट किया वो गलत है। मैंने ये नहीं कहा कि गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। मेरा मानना है कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है, प्रिंसिपल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में स्टेट की ड्यूटी है, बिकॉज वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक रिपब्लिक स्टेट, और उसमें हर एक स्टेट की ड्यूटी है कि वो अपने जो भी उसके सिटीजन्स हैं उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए, उनकी वो कंफर्टेबल लाइफ के लिए दे हैव टू पुट ऑल एफर्ट्स। इसीलिए मैंने कहा कि लोग जो जमीन पे हैं वो संकल्प पत्रों पे या मैनिफेस्टोस पे नहीं जाती हैं। चलिए, तो वक्त बताएगा कि जमीन पर जो लोग मौजूद हैं वो कितना। बस मैं 1 मिनट में बता दूंगा। जहां तक मेरे दोस्त ने कहा कि हमने कॉलेज खोले, बाकी चीजें की, वो उस वक्त पीडीपी और बीजेपी की कोलिशन गवर्नमेंट थी, उसमें चीफ मिनिस्टर पीडीपी का था। उस दौर में वो कॉलेजेस खुले, बाकी चीजें खुली। उसके बाद जब गवर्नमेंट टॉपल नहीं हुई, जब असेंबली टूट गई, फिर गवर्नमेंट फिर से रिफ्रेम नहीं हुई, उसके बाद मैं तभी कहता हूं कि मैं ग्राउंड पे हूं,
लोगों के साथ होता हूं, आम लोगों के साथ होता हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि इकोनॉमिकली लोग कितने पीछे चले गए हैं, गुर्बत लोगों में किस हद तक आ चुकी है। आप मुझे एक कॉलेज में दिखा दीजिए कि वहां जो भी स्टाफ मेंबर्स हायर्ड हैं, वहां का क्या स्टाफ परफेक्ट ये पूरा है। हर एक कॉलेज में कॉन्ट्रैक्चुअल्स को लगाया गया है, जिनको ये पीरियड वाइज लगाते हैं, और वो लोग आते हैं जो नए नए बेकार बच्चे हैं, वो वहां आते हैं। कहीं एक्सपीरियंस्ड स्टाफ नहीं है। ये नहीं कह सकते कि हमारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं। क्यों बाहर पढ़ते हैं? क्यों नहीं कश्मीर में पढ़ते हैं? क्यों नहीं यहाँ जम्मू कश्मीर में वो अपनी तालीम हासिल करते हैं? उनको क्या चटी पड़ गई है कि वो किसी बाहर के स्टेट पे चले जाए पढ़ने के लिए? क्योंकि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर चलिए जल्दी की से मैं कमी चाहूंगी है। सुशील जी इस पर अपनी बात रखे, वो कुछ कहना चाहते हैं। सुशील जी आप करिए, फिर उसके बाद विजय कौशिक कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनका रुख करूंगी। बोलिए। देखो माजिद साहब के जो बहुत सारी बातें ना, जो डायरेक्टर प्रिंसिपल्स वगैरह की बात कर रहे हैं, संकल्प पत्र में उन्हें कहा कि जिनके पास जमीन नहीं होगा उनको 5 मरला देंगे, और प्राइम मिनिस्टर की जो योजना है उसमें से हर एक को पैसा देंगे ताकि वो मकान भी बना सके। इसमें डायरेक्टर प्रिंसिपल कहाँ से आ गए? इसमें वो चीजें कहाँ आ गए? या तो माजिद साहब इग्नोरेंट है, इनको पता ही नहीं ला का पूरा। दूसरा चीज है, माजिद साहब जो ये चीजें कह रहे हैं कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं है, लोगों को पढ़ने के लिए ये कॉलेज नहीं है। माजिद साहब ये कि एक बार ये चीज कहे, पिछले 33 साल से जो पाकिस्तान से लोग आए, जो कश्मीर के लोग उनके साथ मिले, जिन्होंने बर्बाद करके छोड़ा कश्मीर को 3 दशक से, ये उनका क्यों नहीं कह रहे कि उन्होंने कश्मीर को इस हालत पे लाई? अब जब पिछले 10 साल से बीजेपी कोशिश कर रही है कश्मीर को वापस रोड पे लाने का, कश्मीर में विकास करने का, बाकी से ये उस पर तो ये कर रहे हैं आपने क्या, लेकिन ये मिलिटेंटों के खिलाफ भी बोल रहे हैं जिन्होंने कश्मीर को इस सिचुएशन पे लाया। 30 साल से कोई हाउस बोट वाला बेचारा पैसा नहीं कमा सका, शिकारा वाला पैसा नहीं कमा सका, टैक्सी वाले हाथों पे हाथ रख के बैठ गए और ये बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दोष दे रहे हैं। माजिद साहब बहुत सारी जो चीजें है ना, ये बस का नहीं है, ये इन्होंने वो स्टडी नहीं किए हैं। आजकल कश्मीर ऑन रोड टू डेवलपमेंट है, कश्मीर आबादी की ओर जा रहा, आबाद होता जा रहा है। और आगे जैसा अमित शाह जी ने कहा, अगर बीजेपी सरकार, वैसे लगता है कि बीजेपी सरकार आ भी सकती है, क्योंकि कश्मीर में इस बार किसी पार्टी को मैंडेट नहीं मिलने वाला। हर एक पार्टी में 10-10, 15-15 सीटें, 5-5, 6-6 सीटें मिलेंगे। आखिर में जब आएगा, हो सकता है कि सारी पार्टियां, कुछ इसमें भी लोग आएंगे जो बीजेपी के साथ मिलने को तैयार हो जाएंगे। क्योंकि इस बार पहले जो लोकसभा इलेक्शन हो गया, उमर अब्दुल्ला जो भी हार गया, मुफ्ती ये अपने महबूबा भी हार गई। इस बार उमर अब्दुल्ला को, जिनका वो गांधरबल उनके ये पुश्तैनी सीट है, उनके ग्रैंडफादर भी वहां से जीत के आए हैं, उसका फादर ये फारूक अब्दुल्ला भी जीत के आया, उमर अब्दुल्ला भी जीत के आया। लेकिन इस बार उमर अब्दुल्ला विचार कर रहा है कि वो गांधरबल से भी लड़ेगा और बड़गाम से भी लड़ेगा। आप सोचिए कि वो रशीद इंजीनियर से हार गए, जो कि जेल में बंद थे, और उन्होंने चुनाव लड़ा लोकसभा में। तो ये स्थितियां हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर। क्योंकि हमारे साथ विजय कौशिक जी भी जुड़ गए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस है कांग्रेस का, उनसे भी इस पर जवाब ले लेते हैं। बीजेपी का घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी हुआ है, तमाम वादे बीजेपी की तरफ से किए गए और 25 बड़े बातें हैं जिसमें ये कहा गया है कि कैसे जम्मू कश्मीर का विकास है। आप लोगों का नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ घोषणा पत्र आ चुका है साझा, जिसमें एक बड़ी बात कही गई, अनुच्छेद 370-35A की बहाली। लेकिन आज गृहमंत्री अमित शाह ने साफ कह दिया है कि 370 और 35A इतिहास की बात हो गई, कभी वापस नहीं आ सकता। बोलिए विजय जी। नहीं, अमित शाह जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज के समय में तो वो इतिहास की बात है, भविष्य में क्या होगा वो किसी को पता नहीं है। ये देश संविधान से चलता है और लोगों की जन भावनाओं के अनुसार चलता है। आपको मालूम होगा, मोदी जी और अमित शाह जी कितनी ही बार कह चुके हैं, जम्मू कश्मीर में शांति है, अमन है, खुशहाली है। भाई अगर इतना ही आपके दावे सच हो तो आपने घाटी में अपनी पार्टी के उम्मीदवार क्यों नहीं उतारे लोकसभा चुनाव में? इसका जवाब दे सकते हैं क्या मोदी जी और अमित शाह जी? और अब भी इनकी यही स्थिति है। जिस पीडीपी को देशद्रोही कहते थे, पहले उसके साथ गठबंधन करके सरकार बनाई, और आज भी इनकी ये स्थिति है कि ये एक तरीके से हाथ जोड़ रहे हैं दूसरे क्षेत्रीय दलों से कि किसी तरीके से वहां इनकी इज्जत बच जाए। क्योंकि देखिए, काम किया होगा तो निश्चित तौर पर जन समर्थन मिलेगा, काम नहीं किया होगा तो नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे जो लद्दाख अलग हुआ था, वहां के लोग क्या कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग क्या कह रहे हैं? जम्मू कश्मीर के लोग तो खुलेआम आरोप लगा रहे हैं
गोल्ड और लिथियम की खानें जो कश्मीर के अंदर हैं उनको अपने पूंजीपति मित्रों के हवाले करने के लिए धारा 370 को खत्म किया गया। और अगर यही मंशा है इनकी कश्मीर को बर्बाद करने की, तो कांग्रेस पार्टी कश्मीर को बर्बाद नहीं होने देगी। देश के विभिन्न इलाके हैं, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो मिजोरम हो, चाहे नागालैंड हो, सबके अपने अधिकार हैं। कई राज्य ऐसे हैं जहां आप बाहर के व्यक्ति माने जाएंगे और आप वहां जमीन ठीक है, आप करें कश्मीर को हम बर्बाद नहीं होने देंगे, लेकिन आबाद होने के लिए क्या किया आपने? विजय जी, आप जवाब दीजिए जरा कौशिक जी की बात का। देखिए, आबाद होने के लिए एक बार सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, वक्त की कमी है मेरे पास। देखिए, चिदम्बरम जी कहते हैं कि 370 गलत हटाई, नहीं तो ये कैंडिडेट कौन खड़े कर रहे हैं? 370 गलत हटाई। कि लोकसभा चुनाव में कश्मीर के बारे घाटी में में भाजपा ने अपने इनके टाइम में कैंडिडेट क्या कौन होता खड़े था, किए? हमारे फौजी भाई हेमराज की जो है गर्दन काट के ले जाते हैं और वो फुटबॉल खेलते हैं। और यहाँ पर बॉम्बे में सड़कों पे किस तरह से धुआंधार गोलीबारी करके मार दिया जाता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मुझे 2020 खेलने का शौक नहीं है। और एक हमारी जो है यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है कि हमारे यहाँ किस तरह से पुलवामा हुआ, हमने कैसे बाला ठोक में घर में जाके ठोका और हमने 370 और 35 से हटा के अपने वाल्मीकि भाइयों को न्याय दिलवाने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर का वहां हमने कानून वहां पे स्थापित किया। तो वहां जम्मू कश्मीर में चलिए, अब संकल्प पत्र तो सामने आ गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का भी एक तरह से कह सकते हैं कि घोषणा पत्र सामने आ गया। अब देखना होगा कि जमीनी स्तर पर जनता किसके संकल्प पत्र या घोषणा पत्र पर भरोसा करती है और किसके हाथ जम्मू कश्मीर की